हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने 30s में हो तो अपने लिए कैसे इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाओगे ताकि बाद में जाके जब आपको पैसे की जरूरत है तब आपको सरप्राइज ना मिले। एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग ये गलती कर रहे होंगे जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सेल भी तैयार करी है ताकि वो एक्सेल आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सको। तो जब हम पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करते हैं तो यानी कितना इक्विटी में, कितना डेट में, कितना गोल्ड में, कितना रियल एस्टेट में, सबसे पहला स्टेप किसी भी इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन के लिए आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपको पहले से इन एडवांस एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि मेरे फाइनेंशियल गोल्स है क्या। यानी जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं जो एसआईपी कर रहा हूँ या लमसम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे पर्पस क्या है। क्या मैं ये रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ, 60 साल में मैं रिटायर्ड होऊंगा तब मुझे इस पैसे की ज़रूरत होगी तो उसके लिए ये पूंजी इकट्ठी कर रहा हूँ, या मैं मेरी चाइल्ड एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ, मेरी डॉटर है या मेरा सन है उसकी हायर स्टडीज़ के लिए मैं आज एसआईपी कर रहा हूँ, या मुझे हर साल ट्रैवलिंग करनी है अपनी फैमिली के साथ में, ये भी मेरा एक फाइनेंशियल गोल हो सकता है, इसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या मुझे 2 साल के बाद गाड़ी खरीदनी है। हर फाइनेंशियल गोल आपका अलग अलग है, इसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हर फाइनेंशियल गोल के लिए आपके पास अलग अलग पोर्टफोलियो एलोकेशन हो, अलग अलग तरीके से इनको टारगेट करो। अब इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप बहुत सारे फंड्स ले लीजिए, नहीं, आप एक ही फंड के साथ में एक ही फोलियो में अलग अलग गोल्स को टारगेट कर सकते हो। बहुत सारे फंड्स लेने की गलती मत करना, एल्स आपकी ओवरलैपिंग की वजह से ओवरऑल पोर्टफोलियो पे रिटर्न्स कम हो जाएंगे। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इस वीडियो के बाद वो वीडियोस भी जाके देख सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल गोल्स क्या है। हर फाइनेंशियल गोल्स के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो एलोकेशन होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी है कि भी मान लीजिए मुझे हर साल अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पे जाना या इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, वो भी मेरे लिए फाइनेंशियल गोल है। अब इसको टारगेट करने के लिए, इस पैसे को जोड़ने के लिए मेरा टारगेट अलग होगा, मेरी रिक्वायरमेंट अलग होगी। अब इस पैसे पे मैं रिस्क नहीं ले सकता, इस कैपिटल पे मैं रिस्क नहीं ले सकता जो हर महीने में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ या मैं जो लमसम पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उस पैसे को मुझे डेट फंड में रखना पड़ेगा, उस पैसे को मैं इक्विटी में नहीं रख सकता, इक्विटी का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरा कैपिटल प्रोटेक्शन इज द मस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी। और सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाए, आई एम वेरी मच ओके। बट वहीं अगर बात करते हैं रिटायरमेंट की, मान लीजिए आज पारितोष 35 ईयर्स का है, 60 साल में रिटायर्ड होना चाहता हूँ, 25 साल का समय है मेरे पास रिटायर्ड होने के लिए, तो 25 साल का समय काफी समय है। तो उस समय में मैं उस पैसे को इक्विटी में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, एंड इवन मेजॉरिटी ऑफ माय मनी I can contribute to equity. Why? Because I have 25 years to save this money. तो उस समय मेरा पर्पस ये रहेगा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ मनी इक्विटी में कंट्रीब्यूट हो, सो दैट मेरी वेल्थ जनरेट हो सके, एक अच्छा खासा अमाउंट तैयार हो सके। खैर वो तो मैं अभी आपको एक्सेल में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से एसेट एलोकेट करना है। तो ये पहला स्टेप है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है। दूसरा, जितने भी फाइनेंशियल गोल्स है उनके लिए अलग अलग पोर्टफोलियो एलोकेशन होना चाहिए, क्योंकि हर फाइनेंशियल गोल की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अब बात आती है कि सर पारितोष, चल ये समझ में आ गया, अब तू मुझे ये बता कि मैं कितना इक्विटी में रखूं, कितना डेट में रखूं, कितना गोल्ड में रखूं, कितना रियल एस्टेट में रखूं, ये मुझे समझ में नहीं आता। या मैं अपना एसेट एलोकेशन किस तरीके से डिजाइन करूं सो दैट कि आज से 30 साल के बाद, जिसके लिए मैं आज से प्लानिंग कर रहा हूं, मुझे सरप्राइज ना मिले। मैं तो ये सोच रहा हूं कि मुझे 4 करोड़ रुपए चाहिए और उसके लिए मैं आज मंथली कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, लेकिन मुझे 12% भी रिटर्न मिल रहा है, लेकिन वो अमाउंट मुझे 4 साल पहले मालूम चला कि वो तो इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इक्विटी में। और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हम अपने पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन को अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अलाइन नहीं करते। ये मैं अभी एक्सेल में दिखाता हूं। एक्सेल पे चलते हैं और फिर मैं आपको ये डिटेल में एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने अपना ही एग्जांपल लिया है। पारितोष 35 इयर्स की एज का है,
60 ईयर्स में रिटायर्ड होना चाहता है, मान लीजिए मेरा एक फाइनेंशियल गोल है रिटायरमेंट, अब मुझे इस पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो आज मेरा जितना भी पैसा इन्वेस्टेड है उसमें से थोड़ा इक्विटी है, थोड़ा सा डेट है, मान लीजिए थोड़ा सा गोल्ड है, रियल एस्टेट में है नहीं है, थोड़ा सा सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ वो आप ये समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल से बताता हूँ। अब जैसे सबसे पहले ये जो एक्सेल शीट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, पहले देखो यहाँ पे हम रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट के हिसाब से यूज कर लेना। आप अगर किसी दूसरे फाइनेंशियल गोल के लिए इसे करना चाहते हो तो कस्टमाइज कर सकते हो, नंबर्स थोड़े बहुत चेंज होंगे। अब जैसे मान लीजिए पारितोष की एज है 35 और मैं 60 ईयर्स की एज में रिटायर्ड होना चाहता हूँ। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा आज मेरी फैमिली का मंथली एक्सपेंसेस 40,000 रुपीज का एक रफली फिगर लिया है मैंने, और पेंशन एक्सपेक्टेड, भाई हम तो यूट्यूबर है और प्राइवेट कंपनी में और अपनी कंसल्टेंसी कंपनी हैंडल करते हैं, तो वी डोंट गेट पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमारे पास किसी भी तरीके की कोई पेंशन नहीं है, तो पेंशन मैंने जीरो रख रखी है। तो मंथली इनकम टू प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ईयर्स, मंथली इनकम मतलब कि अभी जो मेरा मंथली इनकम रहेगा जो मुझे चाहिए 40,000 रुपीज के करीब का, 4,80,000 रुपीज बैठेगा साल का, यानी आज मुझे 40,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट मेरा एक्सपेंसेस है, तो साल का 4,80,000 रुपये बैठता है। इन्फ्लेशन भी जरूरी है जानना कि भाई हर साल महंगाई तो बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ेगी तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। तो रिटायरमेंट की एज में बिकॉज ऑफ दिस 6% इन्फ्लेशन हमने कंसिडर करा है। आप अपने हिसाब से हालांकि इसे कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन एक एवरेज 6% का है। मेरे पास 25 साल है, आज 35 ईयर्स का हूँ, 25 ईयर्स के बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा 60 ईयर्स में, यानी लगभग 25 साल है। और नंबर 4 ईयर्स टू रिटायरमेंट प्रोवाइड फॉर, अब भाई 75 ईयर्स तक प्लान कर रहा हूं मैं, आप चाहो तो 85 तक करो, बट मैं एक नंबर मैंने जस्ट एक एजम्पशन लिया है कि मैं 75 ईयर्स, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं 75 ईयर्स तक रहूंगा, तो उस पर्टिकुलर पीरियड तक मैं अपना प्लान कर रहा हूं, मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स की मान के चल रहा हूं। अब बिकॉज ऑफ दिस 6% ऑफ इन्फ्लेशन, जो आज 4,80,000 रुपए की अमाउंट है, बिकॉज ऑफ दिस 6% व्हेन आई विल बी एट द एज ऑफ 60, तब इस पैसे की कीमत बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेंसेस ये होगा आपका 20,60,098 रुपीज। अब मान लीजिए उस समय मेरे पास एक लमसम जो कॉर्पस होगा जिसके लिए मैं अपने रिटायरमेंट के बाद अपने उस पैसे पे सर्वाइव करने वाला हूं, मैं उस पैसे पे मुझे रिटर्न्स कितना मिलेगा एक एक्सपेक्टेशन मान के चल रहा है। अभी 60s की एज में मैं ज्यादातर मेरा कंट्रीब्यूशन सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में होगा, उस पैसे पे मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, तो मैं कंजर्वेटिव नंबर ले रहा हूं 8% का। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि नेट रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए कि भाई 8% का रिटर्न मिल रहा है, 6% का इन्फ्लेशन हो गया, माइनस कर दिया, 2% आप डिस्काउंटिंग और नेट रिटर्न्स मांगते हो। नेट रिटर्न्स आपके 2% नहीं होंगे, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लगाए हुए हैं, आप उसको देख लेना। आपका जो नेट रिटर्न होगा बिकॉज ऑफ दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर वो होगा 1.89%। यानी ये कैलकुलेशन के हिसाब से, एक रफली कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे को 60s की एज में तकरीबन 4 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए, सो दैट आफ्टर द एज ऑफ 60 मैं कंसिस्टेंटली अपनी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है पीसफुली सरवाइव कर सकूं। 4 करोड़ रुपए के करीब का कॉर्पस चाहिए। अब भाई चलो ये तो मैंने आपको समझाने के तौर पे बताया, आप इसको यूज कर लेना 4 करोड़ रुपए के कॉर्पस पे, और मैं मान के चल रहा हूं अब यहाँ पे समझिए, ये 4 करोड़ रुपए के टारगेट को चेस करने के लिए अगर मैं इक्विटी में या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में या मेरा जो भी पोर्टफोलियो बना हुआ है, मैं ये आज एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे सालाना कंजर्वेटिवली 10% रिटर्न्स तो मिलेंगे। यानी मैं जितना भी आज इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये जितना भी मेरा पैसा इन्वेस्टेड है उस पर मुझे सालाना 10% का रिटर्न मिल रहा है। यानी मंथली में कैलकुलेट कर सकते हो तो 34,537 के आसपास की मंथली SIP बैठती है, लेकिन आप इसे STP के तौर पे भी कर सकते हो, उसके बारे में कभी किसी और दिन वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे मंथली SIP करनी है तो 34,000 के करीब की मुझे मंथली SIP करनी होगी इस अमाउंट को हासिल करने के लिए, और यहां हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10%। अब बात करते हैं, अब पारितोष मुझे ये बता, मैं सवाल मान लीजिए आप अपने आप को एज्यूम कर लीजिए कि पारितोष मुझे ये बता कि तेरा अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट है, रिटायरमेंट के लिए कुछ तो पैसा जोड़ा होगा, या जो भी कर रहा है किस रेशो में कर रहा है,
एसेट एलोकेशन क्या है, कितना इक्विटी में रखना है, कितना डेट में है, कितना सेविंग अकाउंट में, कितना गोल्ड में, या बाकी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हो इस शीट में। तो मैं बोल रहा हूं पारितोष, मैं बोल देता हूं कि मेरा 5 लाख रुपए तो इक्विटी में है मान लीजिए, और डेट में मेरा है मान लीजिए 2 लाख रुपए, एक एग्जांपल ले रहा हूं, गोल्ड में मान लीजिए 1 लाख रुपए, और सेविंग अकाउंट में मान लीजिए 2 लाख रुपए मान लीजिए। तो ओवरऑल मेरे पास मान लीजिए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टेड अमाउंट है, एलोकेटेड है मेरा पैसा, या मेरी मंथली इन्वेस्टमेंट्स इस तरीके से जा रही है जिसमें इक्विटी में कंट्रीब्यूशन है, डेट में है, गोल्ड में है, सेविंग में है, रियल एस्टेट में मान लीजिए, आप अपने हिसाब से कर लेना, मैंने 0 मान के चली है। अब भाई अगर इक्विटी में मेरा कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए है, यानी मेरी ओवरऑल जो पोर्टफोलियो कितने का है, 10 लाख रुपए का, जिसमें से इक्विटी में से कितना जा रहा है, 5 लाख रुपए। अब यहां पे हमें जानना जरूरी है कि मेरा वेटेड रिटर्न यानी वेटेड एवरेज रिटर्न कितना होगा। अब अगर इक्विटी में आपका 5 लाख का कंट्रीब्यूट है 10 लाख रुपए में से, यानी आपका वेटेज कितना है, 50%। अगर यहां पे आप मान लीजिए इक्विटी में, मैं तो फिर भी 10% मान के चल रहा हूं, लेकिन एक सेफ और एक कंजर्वेटिव नंबर मान के चलते हैं कि मेरे को 12% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, 12% का रिटर्न मिल रहा है, यानी है तो आपका इक्विटी का कंट्रीब्यूशन कितना, सिर्फ 5 लाख रुपीस, बट बिकॉज आपका वेटेज है सिर्फ 50% आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, तो आपका वेटेड एवरेज रिटर्न इन द ईयर वुड बी ओनली 6% इन द ओवरऑल पोर्टफोलियो, यानी पूरे पोर्टफोलियो पे जितना भी रिटर्न्स कमा रहे हो उसमें से 6% ही कंट्रीब्यूट हो रहा है फ्रॉम इक्विटी। पारितोष का डेट में कितना है, 20%, हमने यहां पे मान के चल लिया कि 7% रिटर्न मिल रहा है। आपका इसमें एफडी हो गया, बॉन्ड्स हो गए, 7% एक कंजर्वेटिव नंबर मान के चल रहे हैं। अब आप बोलोगे सर मेरे को तो बॉन्ड्स में 11-12% मिल रहा है, वो बड़े रिस्की ऑप्शंस होते हैं, तो हम बहुत कंजर्वेटिव नंबर लेके चल रहे हैं। तो 7%, हालांकि आपका 20% कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल पोर्टफोलियो में, लेकिन बिकॉज आपका 20% और 7% रिटर्न मिल रहा है, तो पूरे साल में सिर्फ ये कंट्रीब्यूट करेगा रिटर्न्स में 1.40%। दिस वी कॉल इट वेटेड एवरेज रिटर्न। इसी तरीके से गोल्ड मेरा 10% का कंट्रीब्यूशन है, आई एम कंसिडरिंग कि मुझे 9% का रिटर्न मिल रहा है, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा लिया है, चलो मान के चलते हैं 9%। 9% के हिसाब से भी 10% है, यानी 10 लाख में से 1 लाख रुपए मेरा गोल्ड में लगा हुआ है, तो भी अगर आपको 9%, मतलब 9% मैंने बहुत ज्यादा माने हैं गोल्ड में साल के रिटर्न, कभी कभार हो जाता है कि ज्यादा रिटर्न मिल जाते हैं, लेकिन एक एवरेज रिटर्न आपके इक्विटी रिटर्न से काफी कम ही रहता है अगर लॉन्गर टर्म की बात करें, तो आपका वेटेड एवरेज रिटर्न होगा 0.90%। कितनी भी तो कोशिश मार लीजिए आप उसमें, ठीक है। रियल एस्टेट अपनी 0 है, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है और वहां पे 4% का रिटर्न मिल रहा है, तो वहां पे वो कंट्रीब्यूट करेगा 0.8। यानी इतना सब कुछ करने के बाद एक बहुत ही कंजर्वेटिव से थोड़ा सा एक्सेस नंबर लिया है हमने, इक्विटी के 12% एवरेज रिटर्न फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स मान के चलो, तो भी स्टिल यू वुड बी एबल टू जनरेट अ 9.10% ऑन दिस कॉर्पस। यानी मुझे जरूरत कितनी है, कम से कम 10% की, लेकिन मैं कितना रिटर्न मुझे मिल पाएगा हाथ पैर, मतलब पूरा स्ट्रेच करके 9.10%। इट इज यू आर every year you are way behind by 0.90%, and this figure will be compounded in the next 25 years। 20-25 सालों में ये 0.90% का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, और देन जब आपका रिटायरमेंट नजदीक आएगा पारितोष का, तो 4 साल पहले मालूम चलेगा या तो मैं तो कॉर्पस जमा ही नहीं कर पाऊंगा। अब इसके लिए 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाओगे या लमसम पैसा डालोगे बीच बीच में ज्यादा, यही तरीका है, या तो फिर आप अपने एसेट एलोकेशन को इंटैक्ट करोगे, ऑप्टिमाइज्ड करोगे। अब कैसे करोगे ऑप्टिमाइज्ड? अभी पारितोष के पास 25 साल है, पर इसने तो सिर्फ 5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहा है इक्विटी का। बढ़ाओ इसको जो डेट जो सेविंग अकाउंट में हमने 2 लाख रुपए रखा हुआ है उसको बढ़ा के यहां पे 1.5 लाख रुपए कर दीजिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो मान लीजिए 6.5 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए, और जो डेट में रखा हुआ है इसमें भी डाल दो भाई इक्विटी में। एक सेकेंड रुकिए, यानी अभी मेरा कंट्रीब्यूशन अगर 60% होगा ओवरऑल पोर्टफोलियो में, तो आई वुड बी एबल टू जनरेट 9.6% रिटर्न। चलो खैर,
यहां पे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ना, 4, 5, और सेविंग अकाउंट में हमारा 50,000 हो जाएगा क्योंकि हमने वो इक्विटी में डाल दिया, तो ओवरऑल 10%। यानी अगर आप देखेंगे, अगर आपका कंट्रीब्यूशन है 75%, यानी जो सेविंग अकाउंट में 2 लाख थे उसमें से 1.5 लाख रुपए आपने इक्विटी में कंट्रीब्यूट कर दिए, डेट में जो 2 लाख रुपए थे उसमें से 1 लाख रुपए मैंने इक्विटी में कंट्रीब्यूट कर दिए, यानी मेरी जरूरत है कि मेरा 75% एसेट एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब जाके मेरा जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है वो मीट हो पाता है। तब जाके अगर मैं 12% इक्विटी का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं, देन ओनली आई विल बी एबल टू जनरेट अ 10.80% रिटर्न ऑन दिस पोर्टफोलियो, ऑन माय रिटायरमेंट पोर्टफोलियो। इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और ये जरूरी है। ज्यादातर हम लोग गलतियां क्या करते हैं, बिना सोचे समझे डेट में जा रहा है हमारा पैसा, हमने इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद लिए जहां पे मान लीजिए, हालांकि मिलते नहीं है, मान लीजिए कि आपको 7% भी रिटर्न मिल रहा है, एनपीएस में चलो ठीक है, खैर इक्विटी का प्रोडक्ट है, बॉन्ड खरीद लिए हमने रिटायरमेंट के नाम पे, पॉलिसीज खरीद ली हमने, और इक्विटी में कंट्रीब्यूशन हमारा कम है, तो भैया फिर कैसे अचीव होगा आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस? तो इस एक्सेल की वजह से आप अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करो, ऑप्टिमाइज करो, जो गलतियां कर रहे हो उसको सुधारो। तो आज वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था, ये लिंक मिलेगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको। खैर, अब बात आती है कि पारितोष, चलिए समझ में आता है कि हमें कंट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है, एसेट एलोकेशन किस तरीके से करना है। अब इक्विटी में कौन सा फंड, डेट में कौन सा, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, इन सब में कैसे करना है। तो भाई उसके लिए मैंने आपको हालांकि कई बार वीडियोस में बता चुका हूं, काफी सारी वेबसाइट्स है, लाइक जैसे टिकर टेप की वेबसाइट पे मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, इनके प्लेटफॉर्म पे भी जाके बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इनकी प्लेटफॉर्म पे जाके डायरेक्टली टिकर टेप की वेबसाइट पे जाके आप हर फंड को एनालिसिस कर सकते हो, अल्फा कितना है, बीटा कितना है, शार्प रेशो कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, उस हिसाब से अपनी एक लिस्ट तैयार करो और उस हिसाब से अपनी एसआईपीज प्लान करो, उस हिसाब से लमसम इन्वेस्टमेंट करो। और बहुत सारे फंड्स खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक ही फोलियो में, एक ही फंड में अलग अलग स्पेसिफिक गोल्स को टारगेट कर सकते हो। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। अगर आपको डाउनलोड करना है, टिकर टिप आपको चाहिए, तो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। खैर, फिर आज के लिए इतना ही था। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अब आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।